Hello students, welcome all of you to our YouTube channel PK English Classes। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास की एक और पोइम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन। ये पोइम बहुत ही महान पोइट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में द 7 एजेस ऑफ मैन जो पोइम है, उस पोइम के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, नेम ऑफ द पोइम। इस पोइम का नाम क्या है? द 7 एजेस ऑफ मैन। नेम ऑफ द पोइट। क्वेश्चन नंबर 2, नेम ऑफ द पोइट। तो विलियम शेक्सपियर। स्पेलिंग कैसे लिखा हुआ है ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि स्टैंजा वाले पार्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फ्रॉम विच पोइम दीज लाइन्स आर गिवन, कौन सी कविता से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि हमारे स्टैंजा वाले जो क्वेश्चन है उनके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैंजा में से। तो उसी संदर्भ में या इस पोइम के जितने भी डिफ़िकल्ट जो वर्ड है वो यहाँ दे रखे हैं। तो इनके सिनोनिम्स दे रखे हैं, पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं। ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन एम्पी थिएटर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एम्पी थिएटर शब्द का अर्थ वाला शब्द स्टैंजा में से ढूंढिए। तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? स्टेज होगा। जैसे ऐसे पूछ लिए, फाइंड आउट द वर्ड विच मीन ओनली। ऐसा शब्द ढूंढिए जिसका मतलब होता है ओनली। तो हमारे पोइम में वो कौन सा मीनिंग होगा? मियरली। तो देखिएगा, स्टेज का सिनोनिम्स होता है एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर का मतलब रंगमंच, ऊंचा स्टेज। मियरली मीन्स ओनली, केवल, एकमात्र। इन्फेंट, इसका सिनोनिम्स होता है ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, नवजात बच्चा। म्यूलिंग का मतलब होता है क्राइंग, रोना। प्यूकिंग का मतलब होता है उल्टियाँ करना, जिसका सिनोनिम्स है वॉमिटिंग। वाइनिंग का मतलब होता है शिकायत करने वाला, बड़बड़ाने वाला। कंप्लेनिंग एंड ग्रम्बलिंग। सेचल शब्द है, वो आता है द स्कूल बैग जो बस्ता होता है उसको सेचल कहते हैं। क्रीपिंग का मतलब है मूविंग स्लोली, यानी धीरे धीरे चलना। स्नेल वेरी लो मूविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही धीरे चलने वाला एक जीव होता है। ऑर्गेनिज्म यानी जीव, जिसको हिंदी में घोंगा कहते हैं। एक समुद्री जीव होता है। फर्निस यानी भट्टी। इसकी डेफिनेशन दे रखी है, ए डिवाइस दैट यूज फॉर हाई टेम्परेचर हीटिंग। एक ऐसा यंत्र जो उच्च तापमान के लिए काम में आता है। वोफल बलाट यानी सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, ये फ्रेजल वर्ब है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ। तो यूज एब्यूसिव या स्लैंग लैंग्वेज, यानी गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करना। पार्ट यानी लेपर्ड। ऑनर यानी फेम, प्रसिद्धि, इज्जत, सम्मान। सीकिंग का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना, यानी सर्चिंग, लुकिंग। बबल यानी ट्रांजिटरी, यानी क्षणिक, थोड़े समय के लिए जो चीज़ रहती है। रेप्यूटेशन यानी फेम, प्रसिद्धि, इज्जत। कैनन, हिंदी में इसको तोप कहते हैं। पीस ऑफ आर्टिलरी दैट यूजेस एक्सप्लोसिव्स। विस्फोटक पदार्थों को काम में लेने वाली औजार, हथियार। कैनन।
साज यानी प्रोवर्ब्स और वाइज सेइंग, कहावतें, लोकोक्तियाँ। पेंटालून ये एक पात्र है। पेंटालून एक फुलिश ओल्ड पर्सन है जो ब्रिटिश में जो स्टेज प्रोग्राम होते थे, जो एम्पी थिएटर के प्रोग्राम होते थे, जो नाटक प्ले किए जाते थे, उनके अंदर ये एक हंसी मजाक करने वाला पात्र होता था। हॉज यानी ए मैन्स गारमेंट कवरिंग द लेग्स एंड रीचिंग अप टू द वेस्ट, आदमी का पहने जाने वाला ऐसा कपड़ा जो उसकी कमर तक आता हो। हॉज। पाउच स्मॉल बैग फॉर कैरिंग लूज आइटम, छोटा सा थैला जिसमें सामान रखने के लिए। इसका एक शब्दार्थ और भी हो सकता है, ये पॉकेट भी होता है। पॉकेट, पाउच मीन्स पॉकेट, जेब। सैंक द लेग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग यानी टांग, आदमी का पैर। ट्रेबल टोन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और रेंज, उच्च ध्वनि की आवाज। ट्रेबल तिखी आवाज। सेंस, सेंस का मतलब होता है के बिना यानी विदाउट। कैपॉन ए मेल चिकन, मुर्गा। मिस्ट्रेस यानी प्रेमिका। बिलाउड इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल यानी उदाहरण। शिफ्ट माने चेंज होना। श्रैंक का मतलब होता है लीन एंड थिन। एंड ऑब्लिवियन यानी लॉस ऑफ मेमोरी यानी अनकॉन्शियस, यानी आदमी का विस्मृति में चले जाना, उसकी यादाश्त का खो जाना। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है राइम स्कीम ऑफ द पोइम, यानी इस पोइम की राइम स्कीम क्या है। देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोइम, इस पोइम में कोई राइम स्कीम नहीं है। दिस पोइम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये पोइम ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है, मुक्त छंद कविता है, कोई छंद नहीं है, कोई राइम स्कीम इस पोइम के अंदर नहीं है। ये चीज़ आप अपनी बुक में उस पोइम में देख सकते हैं कि प्रत्येक जो पंक्ति है, प्रत्येक जो लाइन है, उसके अंत में कोई शब्द, कोई ध्वनि मैच कर रही है क्या। तो देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोइम, द पोइम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। क्वेश्चन नंबर 5 फिगर ऑफ स्पीच, इस पोइम में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, कौन कौन से अलंकार यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर कोशिश की गई है छांटने की। ए में दिखा हुआ मेटाफर यानी रूपक अलंकार। तो ये जो 5 सेंटेंस जो यहाँ लिखे हुए हैं उनमें मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका इस्तेमाल किया गया है। नंबर 1 ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये संसार एक रंगमंच है। तो संसार को रंगमंच बताया गया है, स्टेज बताया गया है। स्टेज जैसा नहीं, अगर स्टेज जैसा बताते तो सिमली है, यहाँ पर संसार को ही स्टेज बता दिया गया है। द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये संसार एक स्टेज है। ऑल द मैन एंड वीमन मेयरली प्लेयर्स, और सभी जो आदमी और औरतें हैं वो क्या है, कलाकार है, प्लेयर है। तो प्लेयर जैसा नहीं, सीधा ही लिख दिया गया, प्लेयर है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, जो फेस है उसको शाइनिंग फेस, शाइनिंग मॉर्निंग फेस कहा गया है। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन को बबल जैसा बताया गया है, जैसा नहीं बबल ही बताया गया। रेप्यूटेशन बबल है, ट्रांजिटरी है, क्षणिक है। फेयर राउंड बेली यानी गोल मटोल पेट, गोल मटोल जैसा नहीं, पेट को गोल मटोल ही बता देगा, फेयर राउंड बेली। तो इन 5 पंक्तियों में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। सिमली कहाँ कहाँ यूज हुआ है देखिएगा। सिमली में मैंने आपको परिभाषा बता रखी है, इसमें लाइक या एज शब्द आते हैं और 2 असमान वस्तुओं की तुलना की जाती है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, साफ साफ लिखा हुआ है कि वो जो स्कूल बॉय है वो क्रीपिंग करता है, वेरी वेरी स्लो चलता है, किसकी तरह, स्नेल की तरह।
एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस, फिर लवर को किसकी तरह साइंग करते हुए बताया गया है, फर्नेस की तरह, भट्टी से तुलना की गई है लवर की। एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, और दाढ़ी किसकी जैसी, तेंदुए जैसी, पार्ड मन तेंदुआ। तो यहाँ पर दो असमान वस्तुओं की तुलना की गई है और बीच में लाइक शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा सकते हैं कि यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है लाइक स्नेल, लाइक फर्नेस, लाइक द पार्ट। तो ये हो गया सिमली अलंकार, उपमा अलंकार। सी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास। हिंदी में एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। तो इसमें कनक कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, एलिट्रेशन। सेम साउंड वाले वर्ड की फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट होना, साउंड वाले, यहाँ पर साउंड से सिस्टम होता है। देखिए 1 नंबर में लिखा हुआ है फॉर हिज सैंक सैंक, सेम साउंड लगभग, सैंक सैंक। तो यहाँ पर एलिट्रेशन अनुप्रास है। सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। तो यहाँ पर बार बार जो सेंस शब्द है उसकी आवृत्ति हुई है, उसको रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन अनुप्रास फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, द मीटर ऑफ द पोइम, आयम्बिक पेंटामीटर। तो इस पोइम का जो मीटर है वो आयम्बिक पेंटामीटर है। क्वेश्चन नंबर 7, दिस पोइम इज ए मोनोलॉग टेकन फ्रॉम ए फेमस शेक्सपियरियन कॉमेडी एज यू लाइक इट। ये पोइम एक मोनोलॉग है। तो यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूँगा मोनोलॉग क्या होता है। देखिए हमारे दैनिक जीवन में एक शब्द बहुत इस्तेमाल आता है, डायलॉग। डाई माने दो, लॉग माने बातचीत करना। तो जब दो जने आपस में बातचीत करते हैं तो वो होता है डायलॉग। मोनो माने एक, मोनोलॉग यानी जब एक ही व्यक्ति बात करता है, यानी उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होता है, वो अपने आप ही गुनगुनाता है, बोलता है, गाता है। ऐसा हमारे जीवन में कई बार होता है। तो ये पोइम है वो मोनोलॉग है, एकालाप। एक श्रेणी होती है इस कविताओं में, इस तरह की पोइट्री में मोनोलॉग बहुत ही एक बढ़िया शैली है। इस प्रकार की कविताओं में कवि किसी पात्र के माध्यम से अपनी बात व्यक्त करता है और उस समय जब वो कविता बोली जाती है तब उसकी बात एट प्रेजेंट वहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो दिस पोइम इज़ ए मोनोलॉग, ये कविता एक मोनोलॉग है। और इसको कहाँ से ले गया है, फ्रॉम ए फेमस शेक्सपियरियन कॉमेडी। शेक्सपियर के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कॉमेडी नाटक लिखा गया, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट से इसको लिया गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 या पॉइंट नंबर 7 तक इस पोएम की सामान्य जानकारी थी। अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से, वाई डज द पोएट कॉल दिस वर्ल्ड ए स्टेज? वेरी सिंपल क्वेश्चन। वाई डज द पोएट कॉल दिस वर्ल्ड ए स्टेज? कवि इस संसार को एक स्टेज क्यों कहता है? तो आंसर लिखा है, द पोएट कॉल्स दिस वर्ल्ड ए स्टेज बिकॉज ऑल द मैन एंड वीमन आर merely प्लेयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। कि सभी व्यक्ति, सभी आदमी और सभी औरतें इस संसार के पात्र है और इसलिए कवि ने इस संसार को एक स्टेज कहा है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द फर्स्ट एज इन मैन्स लाइफ? मनुष्य के जीवन में पहली अवस्था कौन सी है? तो सिंपल सा आंसर है इन्फेंट या चाइल्डहुड, बचपन। सबसे पहली अवस्था में इंसान एक बच्चे की भूमिका निभाता है, एक छोटे बालक की भूमिका निभाता है। राइट द नेम्स ऑफ 7 एजेस ऑफ मैन्स लाइफ। मनुष्य के जीवन के 7 अवस्थाओं के नाम लिखिए। नंबर 1 इन्फेंट, नंबर 2 स्कूल बॉय, नंबर 3 लवर, नंबर 4 सोल्जर, नंबर 5 जस्टिस,
नंबर 6 पेंटालून एंड नंबर 7 ओल्ड एज। ये क्रमशः जिस प्रकार से एज आती है मनुष्य की लाइफ में, उसी संदर्भ में आपको याद करनी है। सबसे पहले इन्फेंट है, इन्फेंट के बाद स्कूल बॉय है, स्कूल बॉय के बाद में लवर है, लवर के बाद में वो सोल्जर है, सोल्जर के बाद में जस्टिस है, उसके बाद पेंटालून है, और सबसे लास्ट एज कौन सी है? ओल्ड एज। तो ये 7 जो एज है मनुष्य के जीवन की, इनको आपको क्रमशः उसी क्रम में याद करना है। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एज। क्वेश्चन नंबर 11। जो मनुष्य की फर्स्ट एज है, इन्फेंट जो एज है, उसको आप उसकी जो क्वालिटीज है उनको मेंशन कीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा आंसर। अकॉर्डिंग टू द पोएट द फर्स्ट एज ऑफ मैंस लाइफ इज इन्फेंट। कवि के अनुसार मनुष्य की पहली अवस्था इन्फेंट। इन दिस स्टेज ए मैन ऑलवेज क्राइंग एंड वॉमिटिंग। इस अवस्था में एक आदमी हमेशा क्राइंग करता रहता है, रोता रहता है, एंड वॉमिटिंग यानी उल्टियां करता रहता है। He completely depends upon his nurse or his mother for every work। और छोटा जो बच्चा होता है कंप्लीटली मन पूरी तरीके से डिपेंड मन निर्भर रहता है अपॉन हिज नर्स, या तो अपनी नर्स पर, और हिज मदर या अपनी माँ पर, फॉर एवरी वर्क, अपने प्रत्येक कार्य के लिए, चाहे उसको दूध पीना हो, चाहे उसको सोना हो, चाहे उसको गोदी में आना हो, अपने प्रत्येक कार्य के लिए छोटा बच्चा अपनी माँ पर निर्भर होता है। क्वेश्चन नंबर 12। विच इज द सेकेंड एज इन मैंस लाइफ? मनुष्य के जीवन में दूसरी अवस्था कौन सी है? आंसर है स्कूल बॉय, विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 13। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ सेकेंड स्टेज इन मैंस लाइफ। मनुष्य के जीवन में दूसरी अवस्था की गुणों को मेंशन कीजिए, उल्लेख कीजिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार द सेकेंड एज इन मैंस लाइफ इज ए स्कूल बॉय। मनुष्य के जीवन में जो दूसरी अवस्था है वो है स्कूल बॉय। इन दिस स्टेज ए मैन बिकम्स ए स्कूल बॉय। इस अवस्था में आदमी एक स्कूल बॉय बन जाता है। एंड गोज टू स्कूल विथ हिज साइकिल। और अपनी बैग लेकर कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। द स्कूल बॉय गोज टू स्कूल क्रीपिंग। स्कूल बॉयज तो होता है, स्टार्टिंग में जब हम छोटे बच्चों को स्कूल में डालते हैं उस समय वो क्रीपिंग करते हुए जाता है, यानी बहुत धीरे धीरे चलता है, लाइक स्नेल, एक घोंगे की तरह। बिकॉज क्योंकि ही डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल, क्योंकि सिंपल सी बात है वो स्कूल जाना नहीं चाहता। स्कूल जाते हुए उसको बड़ा जोर आता है। तो किसकी तरह चलता है स्कूल बॉय? लाइक ए स्नेल, धीरे धीरे क्रीपिंग करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 14। विथ होम इज द स्कूल बॉय कंपेयर्ड? स्कूल बॉय को किसके साथ कंपेयर किया गया है? स्कूल बॉय की तुलना किससे की गई है? द स्कूल बॉय इज कंपेयर टू स्नेल। स्कूल बॉय की किसके साथ तुलना की गई है? कंपेयर टू स्नेल, घोंगे के साथ। वाई इज द स्कूल बॉय कंपेयर टू स्नेल? क्यों भाई स्नेल के साथ ही उसकी कंपैरिजन क्यों किया गया? द स्कूल बॉय इज कंपेयर टू स्नेल। स्कूल बॉय की तुलना स्नेल से की गई है बिकॉज क्योंकि ही मूव्स वेरी स्लोली, वो बहुत धीरे चलता है, लाइक स्नेल, एक स्नेल की तरह। वाई डज द स्कूल बॉय मूव वेरी स्लोली लाइक स्नेल? क्वेश्चन में से, क्वेश्चन के आंसर में से क्वेश्चन निकाला गया है। पहला प्रश्न था कि उसकी तुलना किसके साथ की गई? स्नेल। स्नेल के साथ क्यों की गई? क्योंकि वो धीरे चलता है। धीरे क्यों चलता है? क्वेश्चन नंबर 16। वाई डज द स्कूल बॉय मूव वेरी स्लोली लाइक स्नेल? स्कूल बॉय स्नेल की तरह धीरे क्यों चलता है? क्या वजह है कि स्कूल बॉय धीरे चलता है? द स्कूल बॉय मूव्स वेरी स्लोली। स्कूल बॉय बहुत धीरे चलता है बिकॉज क्योंकि ही डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता।
उसकी स्कूल जाने की बिल्कुल नीयत नहीं है। When does a man act as a lover? आदमी एक लवर की भूमिका कब निभाता है? A man acts as a lover in his young age after the age of school boy. स्कूल बॉय की अवस्था के बाद युवा अवस्था में एक आदमी लवर की भूमिका निभाता है। दोबारा सुनिएगा लाइन, ए मैन एक्ट्स एज ए लवर, एक आदमी लवर की भूमिका निभाता है कब? इन हिज यंग एज, अपनी युवा अवस्था में, आफ्टर द एज ऑफ स्कूल बॉय, विद्यार्थी जीवन के पश्चात। द थर्ड एज इन मैन्स लाइफ इज लवर, और इस प्रकार मनुष्य जीवन की तीसरी अवस्था में क्या होता है? लवर बन जाता है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न, हु इज कंपेयर्ड विथ फर्नेस, एक भट्टी के साथ किसकी तुलना की गई है? तो हु, WHO, हु की जगह ए लवर इज कंपेयर्ड विथ ए फर्नेस, भट्टी के साथ किसकी तुलना की गई है? ए लवर, एक प्रेमी की तुलना भट्टी से की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ थर्ड एज इन मेंस लाइफ, मनुष्य के जीवन में जो तीसरी अवस्था है, थर्ड एज है, उसके गुणों का मेंशन कीजिए, उल्लेख कीजिए। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, इन थर्ड एज ऑफ मैन, मनुष्य की तीसरी अवस्था में, ही प्लेज हिज रोल एज ए लवर, वो अपनी भूमिका एक लवर के रूप में निभाता है। ही साइज लाइक ए फर्नेस, वह भट्टी की तरह आहें भरता है, साई माने आहें भरना, इन द स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका की सुंदर यादों में, मधुर यादों में वो भट्टी की तरह आहें भरता है। ही मन वह, साई मन आहें भरता है, लाइक ए फर्नेस, एक भट्टी की तरह, इन द स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका की मधुर यादों में वो एक भट्टी की तरह आहें भरता है। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ द फोर्थ स्टेज इन मैन्स लाइफ, मनुष्य के जीवन में जो चौथी अवस्था है उसके गुणों को उल्लेख कीजिए। आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, इन द फोर्थ स्टेज मैन बिकम्स ए सोल्जर, चौथी अवस्था में एक आदमी सिपाही बन जाता है, सैनिक बन जाता है, सोल्जर बन जाता है। अब सोल्जर के अंदर कौन कौन सी गुण होते हैं? अकॉर्डिंग टू द विलियम शेक्सपियर, अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, एक सोल्जर के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? ए सोल्जर इज कंपेयर्ड विथ ए लेपर्ड, एक सोल्जर की तुलना लेपर्ड से की गई है, तेंदुए से की गई, बिकॉज, क्योंकि, लाइक ए लेपर्ड, एक तेंदुए की तरह, ए सोल्जर इज ऑल्सो सडन एंड क्विक इन क्वाल, एक सोल्जर भी सडन एंड क्विक होता है, बड़ा फुर्तीला होता है, किस काम में? इन क्वाल, झगड़ा करने में। जिस प्रकार लेपर्ड बड़ा फुर्तीला होता है, वैसे ही सोल्जर भी बड़ा फुर्तीला होता है। He is always ready to take risk. He is always ready. वो हमेशा तैयार रहता है to take risk, खतरा उठाने के लिए, for bubble reputation, क्षणिक इज्जत के लिए, क्षणिक सम्मान के लिए, क्षणिक प्रसिद्धि के लिए वो खतरा उठाने को हमेशा तैयार रहता है। A soldier often uses slang language, और एक सिपाही प्राय स्लैंग लैंग्वेज यूज करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करता है। What do you understand by slippered pantaloon? Question number 21. What do you understand by slippered pantaloon? Slippered pantaloon से आप क्या समझते हैं? Slippered pantaloon is a comic character. एक कॉमिक करेक्टर है ऑफ इटालियन स्टेज, इटली के अंदर जो स्टेज परफॉर्म होते थे वहाँ पर एक कॉमिक करेक्टर होता है। ही इज़ एन ओल्ड मैन, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, विथ स्पेक्टर्स ऑन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, चश्मा लगा रखा है, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए।
ही इज ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति है। हु मेक्स अदर लाफ, जो दूसरों को हंसाता है। विथ हिज अनयूजुअल ड्रेस, अपनी असामान्य पोशाक से। स्पेक्टेकल्स एंड स्लीपर्स, एक तो इसके असामान्य वस्त्र पहने हुए हैं, चश्मा है, चप्पलें हैं, तो ये अपनी अजीब सी बनावट के कारण लोगों को हंसाता है। इन द 6th एज, और 6ठी अवस्था में, मैन एक्ट्स लाइक ए पेंटालून, खुद आदमी भी एक पेंटालून की तरह व्यवहार करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने 21 नंबर क्वेश्चन तक अटेंड किए हैं। अभी इसके और क्वेश्चन बाकी है, लगभग 35 क्वेश्चन टोटल इस पॉइंट में बनते हैं। तो अगले जो क्वेश्चन है 22 से लेकर 35 तक, उन सभी क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में इनका अध्ययन करेंगे। तो आप सभी अगला वीडियो ज़रूर देखें, और इन क्वेश्चन के लिए इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इन सभी क्वेश्चन की PDF फाइल का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।